देखिए अभी तक जो हमारा क्या क्या कंप्लीट हो चुका है। हम लॉज ऑफ मोशन को पढ़ रहे हैं। लॉज ऑफ मोशन का फर्स्ट सब यूनिट हमारा कंप्लीट हो चुका है। लॉज ऑफ मोशन का सेकंड सब यूनिट हमने आज क्या किया, शुरू किया है। ठीक है, तो क्या नाम है, जिस सब यूनिट का नाम क्या रखा है, फ्रिक्शन एंड डायनामिक ऑफ सर्कुलर मोशन। फ्रिक्शंस के बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। दूसरी हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन के बारे में, तो उस कंडीशन में क्या क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जैसे ये रोड है ना, तो ऐसे करके ना सर्कुलर रोड होता है कई बार। जहाँ ऐसे बात करते हैं, जब आपका यू टर्न आता है, तब हम जब बाइक को ऐसे करके टर्न लेते हैं तो हमें अपनी गाड़ी की स्पीड कम करनी पड़ती है। क्यों कम करनी पड़ती है, इस सब यूनिट में आपको पता चलेगा। जब बारिश होती है तब आपको अपनी गाड़ी की स्पीड कम रखनी पड़ती है, उसके पीछे का क्या रीजन है वो हमें पता चलेगा। बहुत सारी बातें हमें यहाँ पे सीखने को मिलेगी इस सब यूनिट के अंदर, जिसका नाम क्या है, फ्रिक्शन एंड डायनामिक ऑफ सर्कुलर मोशन विच इज ए सब यूनिट ऑफ लॉज ऑफ मोशन, जो कि सब यूनिट आपका किसका, लॉज ऑफ मोशन का। तो चलिए सब यूनिट सेकंड से हम शुरू करते हैं। पहला ही जो हमारा टॉपिक देखने को मिलता है दैट इज फ्रिक्शन। कि फ्रिक्शन क्या होता है। देखो सबसे आपको पता ही होगा फ्रिक्शन क्या है, अपोजिंग फोर्स होती है। फॉर एग्जाम्पल ये एक छोटा सा बॉक्स है, एक रोड के ऊपर पड़ा हुआ है, जहाँ फ्लोर के ऊपर पड़ा हुआ है, इस तरह से इन दोनों का कॉन्टेक्ट है। ये रोड है, यानी कि ये एक फ्लोर है, और ये क्या है, आपका बॉक्स है, और ये क्या है, आपका ग्राउंड। ग्राउंड और बॉक्स के बीच में, दोनों के बीच में क्या है, कॉन्टेक्ट है। अब आप इस बॉक्स के ऊपर क्या लगाते हो, फोर्स लगाते हो। कितनी फोर्स लगाते हो, पी। क्या फोर्स लगाते हो, पी फोर्स लगाते हो। जब आप इसके ऊपर फोर्स लगाओगे पी, तो क्या होगा, ये जो ग्राउंड है इसके बिल्कुल अगेंस्ट, अगर आपने इसके ऊपर एग्जांपल के तौर पे देखिए, एग्जांपल के तौर पे आपने फोर्स लगाई इस तरफ, और जहां पे अप्लाइडेड फोर्स हम किसके साथ लिखेंगे, पी के साथ, और जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी दैट विल बी रिटन बाय एफ। उसको हम किसके साथ डिनोट करेंगे, एफ के साथ। तो अगर आपने अप्लाइडेड फोर्स कितनी लगाई, पी, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स एग्जिस्ट करेगी जिसका नाम क्या होगा, एफ। और इसी एफ फोर्स को हम बोलेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सी फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। पहली बात जो मैंने बताई। अब फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन कुछ नहीं है, ये क्या होती है, एक ओपोजिंग फोर्स होती है। क्या होती है कि ये अपोजिंग फोर्स होती है, जो कब हमें देखने को मिलती है, जब हम कोई बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगाएं, और उस फोर्स के लगाने की वजह से आपकी बॉडी मूव भी कर सकती है या ट्राई भी कर सकती है मूव करना। वापस रिपीट करता हूं, an opposing force that comes into play when one body actually moves or tries to move over the surface of another body। उस समय जो अपोजिंग फोर्स हमें देखने को मिलती है, दैट फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन। क्या फ्रिक्शन समझ आया कि क्या होता है क्या नहीं। एक बार और दूसरे तरीके से इसको समझते हैं, क्या मतलब है इसका, देखिए। A force of friction is the force that develops at the surface of contact of two bodies and their relative motion। देखिए मैंने बोला ना, ये एक बॉक्स है और ये कहाँ पे पड़ा हुआ है, एक ग्राउंड के ऊपर पड़ा हुआ है। ये दोनों बॉडीज एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में है। ये फ्रिक्शनल फोर्स तभी हमें देखने को मिलेगी जब दो बॉडीज एक दूसरे के साथ क्या होंगी, कॉन्टेक्ट में होगी। पहली बात, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर क्या करेगी, मूव करेगी या स्लाइड करेगी, उस समय हमें ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देखने को मिलती है। जरूरी नहीं है कि वो मूव करे ही करे, वो मूव कर भी सकती है, जब ट्राई कर रही होगी कि उस बॉडी के ऊपर वो क्या करे, मूव करे, जब स्लाइड करे। उस कंडीशन में बिल्कुल एक ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या बनती है, हमारी एक फोर्स बनती है जिसको अपोजिंग फोर्स बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। अगर आपने अप्लाइड फोर्स पी लगाई है, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगती है, अपोजिंग फोर्स, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। टेल मी अप टू हियर, इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट। अब देखो फ्रिक्शन आपको पता चल चुका है, फ्रिक्शन तो आपको पता चल गया। अब इसके टाइप्स भी होते हैं। ब्रॉडली अगर बात करें, दो किस्म का फ्रिक्शन होता है। एक होता है एक्सटर्नल फ्रिक्शन और दूसरा होता है इंटरनल फ्रिक्शन। एक कौन सा है, एक्सटर्नल फ्रिक्शन, दूसरा कौन सा है, इंटरनल फ्रिक्शन। कुछ बातें यहाँ पे लिखी हुई है वो भी देख लो। इस चैप्टर के अंदर, इस सब यूनिट के अंदर जहां पे पी दिखेगा, जो अप्लाइडेड फोर्स, जो आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो, यानी कि अप्लाइडेड फोर्स,
उसको हम किसके साथ डिनोट करने वाले हैं? पी के साथ डिनोट करने वाले हैं। किसके साथ डिनोट करेंगे? पी के साथ। और जो एफ यहाँ पे लिखा होगा, तो एफ समझ जाना वो कौन सी फोर्स होगी? आपकी फ्रिक्शनल फोर्स होगी। कौन सी फोर्स होगी? फ्रिक्शनल। तो एफ के साथ हम लिखेंगे फ्रिक्शनल फोर्स को, और पी के साथ लिखेंगे हम अप्लाइड फोर्स। दो बातें आपने दिमाग में रखनी है। दूसरा, भाई जो फ्रिक्शनल फोर्स है तो फोर्स ही किसकी वजह से हो रही है? फ्रिक्शन की वजह से हो रही है। अगर इसका कोई आपको यूनिट पूछे तो इसका यूनिट भी क्या होगा? न्यूटन होगा, जो फोर्स का होता है। या दूसरा क्या होता है? एसआई सिस्टम, एम के सिस्टम में केजी मीटर पर सेकेंड। और डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? है तो फोर्स ही, तो क्या होगा? फोर्स वाला ही होगा, m1 L1 T-2 होगा। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया। और टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन बताइए मैंने, दो किस्म की है, एक है इंटरनल, दूसरी है आपकी एक्सटर्नल। तो पहले बात करते हैं एक्सटर्नल की। एक्सटर्नल फ्रिक्शन क्या होता है? The external friction arises when two bodies are in contact with each other and try to move, or there is actual relative motion between the two. ये जो एक्सटर्नल फ्रिक्शन होता है, जो मैं अभी तक आपको एग्जांपल दे रहा था, वही होता है। जैसे एक बॉडी ये पड़ी हुई है, फिर दूसरी बॉडी इसके ऊपर पड़ी हुई है। या तो ये बॉडी इस तरफ मूव करना शुरू कर दे, या ये वाली बॉडी इस तरफ मूव करना शुरू कर दे, ये यहीं पे रहे। जब दोनों बॉडी मूव कर रही है, ये इस तरफ मूव कर रही है और ये इस तरफ मूव कर रही है, तो जब भी कोई बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, जो दो बॉडीज एक दूसरे के क्या है? कॉन्टेक्ट में है। ये बॉडी ए कॉन्टेक्ट में है बी के साथ, दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट है। तो जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में, जब दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, तो फॉर एग्जाम्पल ये वाली रेस्ट में है और ये वाली मोशन में है, तो जब ये वाली बॉडी मूव करेगी किस तरफ? इस तरफ। तो इन दोनों के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स पैदा हो जाएगी, जो कि किस तरफ लग रही होगी? इस तरफ लग रही होगी, जो कि जिसको किसके साथ लिखते हैं? एफ के साथ। और ये कौन सी होगी? आपकी अप्लाइड फोर्स। तो सिंपल सी बात है, एक्सटर्नल फ्रिक्शन क्या होता है? ये अराइज होता है कब? जब दो बॉडीज क्या होती हैं? कॉन्टेक्ट में होती हैं एक दूसरे के साथ, और ट्राई करती हैं ताकि मूव करें, और जहां वहां पे सच में क्या हो? एक्चुअल रिलेटिव मोशन हो बिटवीन द टू। जहां तो वो ट्राई करेंगी कि वो मूव करें, जब उन दोनों के बीच में क्या होगा? एक्चुअल रिलेटिव मोशन होगा। उस समय दोनों के बीच में क्या पैदा होती है? एक फ्रिक्शन पैदा होता है, फ्रिक्शनल फोर्स पैदा होती है, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रिक्शन। तो क्योंकि ये दोनों कॉन्टेक्ट में होती है, इसलिए इसको दूसरा नाम क्या रख देते हैं? हम कॉन्टेक्ट फ्रिक्शन भी बोल देते हैं। ये तीन किस्म का होता है। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो तीसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनामिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं इसको। इसको दो नाम है। तो तीन किस्म के, फर्दर इसको डिवाइड करें एक्सटर्नल फ्रिक्शन के, इट इज ऑफ थ्री टाइप्स: स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनेमिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं। ये तो बात होगी आपकी एक्सटर्नल फ्रिक्शन की। और ये तीन टाइप जो है, इसको बाद में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले हमने बात की एक्सटर्नल फ्रिक्शन की, अब बात करेंगे इंटरनल फ्रिक्शन की। तो यहाँ पे दूसरा कौन सा आपका बी पार्ट? इंटरनल फ्रिक्शन। अब इंटरनल फ्रिक्शन क्या है भाई? इट अराइजेज ऑन अकाउंट ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन एवरी टू लेयर्स ऑफ फ्लूइड और लिक्विड। जब भी आपने देखा होगा, जैसे पानी है, जैसे मान ली फॉर एग्जाम्पल ये कोई टैप है ऐसे करके, ठीक है, जहां से ऐसे करके पानी आ रहा है और जहां से पानी ऐसे करके गिरता है हमेशा ऐसे करके। अब ये जो वाटर गिर रहा है ना, एक्चुअली ये वाटर कैसे माना गया है? ये पहली लेयर है पानी की, ये दूसरी लेयर है, ये तीसरी लेयर है और ये चौथी लेयर है, इस तरह से। जैसे ये लेयर्स की फॉर्म में आपका वाटर क्या होता है? चलता है, मूवमेंट होती है। जो बिल्कुल बाहर वाली लेयर होगी उसके सबसे ज्यादा मोशन होगा, जो उसके अंदर वाली होगी उसका सबसे कम होगा, इस तरह से। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसका सबसे ज्यादा मोशन है बाहर वाली लेयर का, फिर अंदर वाली का और कम होगा, उसके अंदर वाली का और कम होगा। इस तरह से इनका मोशन क्या होता जाता है? कम होता जाता है। क्यों कम होता है? क्योंकि पहली लेयर और ये दूसरी लेयर, इन दोनों के बीच में यहाँ पे ऐसे फ्रिक्शन होगा, फिर अगली लेयर इसके बीच में भी फ्रिक्शन होगा और नीचे वाली लेयर के बीच में फ्रिक्शन होगा। तो एक्चुअली क्या होता है, जब भी आपका फ्लूइड का मोशन होता है, तो फ्लूइड जब भी मूव करता है, अकॉर्डिंग टू इट, फ्लूइड जब भी मूव करता है वो कैसे लेयर्स की फॉर्म में करता है, और इन लेयर्स के बीच में क्या एग्जिस्ट करेगा? आपका फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा। उसी फ्रिक्शन को हम बोलते हैं इंटरनल फ्रिक्शन बोलते हैं ना, लेयर्स के अंदर अंदर फ्रिक्शन भी है।
उसी फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल फ्रिक्शन बोलते हैं। और इंटरनल फ्रिक्शन का एक और नाम है, क्या बोलते हैं इसको, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। इंटरनल फ्रिक्शन का ही दूसरा नाम क्या है, विस्कोसिटी। और विस्कोसिटी को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, हमारा एक और यूनिट है बल्क मेटल, उसके अंदर हम डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको इंट्रो देना था इंटरनल फ्रिक्शन का। इंटरनल फ्रिक्शन क्या होता है, इट अराइजेस ऑन अकाउंट ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन every two layers of the fluid or liquid. It is also known as viscosity of the liquid. Is it clear to everyone up to here? Say yes or no? अब देखो यहाँ पे, अब कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंटली आपने अच्छे से समझनी है, क्योंकि बहुत चलो समझ आ गया आगे। अब कुछ बातें और अच्छे से डिटेल में आपको ध्यान में रखनी है, इनका बार बार यूज होगा आपका। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी एक बॉडी है, ये क्या है, आपकी बॉडी है ऐसे करके, ये एक बॉक्स है किस्म का, ऐसे करके यहाँ पे, और ये ऐसे करके मैंने बॉक्स बना दिया, और ये क्या है, आपका ग्राउंड है जिसके ऊपर ये बॉक्स पड़ा हुआ है, ठीक है, ये ग्राउंड है। अब क्या होता है, आप इस बॉक्स के ऊपर अप्लाइडेड फोर्स लगाते हो, यानी कि इस तरफ, और अप्लाइडेड फोर्स हम किसके साथ लिखते हैं, पी के साथ लिखते हैं। और जब अप्लाइडेड फोर्स लगाओगे इस बॉडी के ऊपर क्या लगेगी, एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, जिसको हम ड्रैग बोलते हैं, जहाँ क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स बोलते हैं, जहाँ क्या बोलते हैं उसको, फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं, जिसको किसके साथ लिखते हैं, हम एफ के साथ लिखते हैं। मतलब कि आपने बॉडी को इस तरफ डिस्प्लेस करने की कोशिश की, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स लगेगी, उस फोर्स को हम बोलते हैं अपोजिंग फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स। एक और चीज मैंने फर्स्ट सब यूनिट में ही आपको पढ़ाई थी, कोई भी बॉडी हो जिसका मास कितना हो m, मान लीजिए इस बॉक्स का मास कितना है m है, कोई भी बॉडी हो उसका हमेशा नीचे की तरफ वेट होता है, उस बॉडी का हमेशा क्या होता है, नीचे की तरफ वेट होता है। अगर कोई भी बॉडी का नीचे की तरफ वेट है, और वेट मैंने आपको हमेशा याद रखना, अगर ये ग्राउंड है तो वेट हमेशा ऐसे इसके परपेंडिकुलर होगा, अगर ऐसे ग्राउंड है तो वेट हमेशा ऐसे होगा, अगर ऐसे ग्राउंड है तो वेट हमेशा ऐसे होगा, नीचे होना चाहिए। जो नीचे आपने फ्लोर मानना होगा ना, जो ग्राउंड मानना होगा, तो जो वेट लोगे आप वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर। इस चीज को मैं बार बार रिपीट करता रहूंगा, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। पर इन चीजों को ध्यान से सुनते रहना, एक भी चीज मिस कर दिया आपने फिर गड़बड़ी हो जानी, कुछ समझ नहीं आएगी। तो आज मैं स्टूडेंट्स देख लूंगा कितने प्रेजेंट है, उसी के हिसाब से उन्हीं को फिर मैं समझाऊंगा, क्योंकि बीच में जो एंट्री मारेगा उसको समझ ही नहीं आएगी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, अब देखो मैंने बोला हमेशा जो वेट होता है वो हमेशा नीचे की तरफ होता है, जैसे नीचे की तरफ वेट बनाऊंगा इसका, वेट क्या होता है, किस्म की फोर्स, जिसका फार्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, एफ इक्वल टू क्या होता है, mg। ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, सीधा डायरेक्ट लिखूंगा क्या, mg। जो वेट है बॉडी का वो कितना होगा आपका, mg होगा, जो कि नीचे की तरफ है। बात समझ आ रही होगी। अगर वेट नीचे की तरफ है mg, तो आपको एक और चीज पता है, न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक क्या पता है, अगर कोई चीज नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है तो अर्थ भी उसके ऊपर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे ये नीचे की तरफ वेट है, तो ये बॉडी क्या करेगी, इसको ऊपर की तरफ रिएक्शन प्रोवाइड करेगी, एक्शन का रिएक्शन। ये नीचे की तरफ वेट क्यों है, क्योंकि बॉडी के पास मास है, m इंटू जी हो गया, तो रिएक्शन भी होगी अर्थ के द्वारा, जो कि ऊपर की तरफ होगी। ये जो रिएक्शन होती है ये हमेशा क्या होती है, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बॉडी, और जो वेट होता है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द अर्थ। ये बात दिमाग में रखनी है, मैं आगे भी बार बार आपको बताऊंगा, आपको याद हो जाएगा। तो ये होगी आपकी रिएक्शन। यहाँ पे हमने चार टर्म्स देखी, पहली टर्म एफ, व्हाट इज एफ, एफ इज योर फ्रिक्शनल फोर्स। दूसरा देखा पी, व्हाट इज पी, पी इज द अप्लाइड फोर्स। तीसरा देखा हमने एम जी, व्हाट इज एम जी, एम जी इज द वेट ऑफ द बॉडी। व्हाट इज आर, आर इज द नॉर्मल रिएक्शन, क्या है आपकी नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पे लिखा हुआ है। एफ क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स, पी क्या है, अप्लाइड फोर्स, आर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। क्या ये डायग्राम सभी को समझ आई कि नहीं है, पहले मुझे ये बताओ जो मैंने यहाँ पे बनाई है। अब देखो यहाँ पे, अब मुझे यहाँ पे एक ग्राफ बनाना है, ग्राफ से ही आपकी सारी स्टेटमेंटें निकलेंगी। ये आपकी क्या है, एक्स एक्सिस, और ये क्या होती है आपकी वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस की तरफ मैं क्या लूंगा, अप्लाइडेड फोर्स, क्या लूंगा, अप्लाइडेड फोर्स यानी कि पी।
और वाई एक्सिस की तरफ मैं क्या लूंगा, फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि एफ। ठीक है जी। अब होता क्या है, जैसे ही देखो होता क्या है, ये आपकी जो बॉडी थी, मैं पीछे वापस बॉडी के पास चलता हूँ। जैसे ही आपने इसके ऊपर अप्लाइडेड फोर्स लगाई, उस अप्लाइडेड फोर्स लगाने के कारण आपके सामने क्या देखने को मिल जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स देखने को मिलेगी। अब देखना, अगर आपकी बॉडी बहुत भारी है, मान लीजिए 10 kg की बॉडी है, ठीक है, जब आप इसके ऊपर फोर्स लगाओगे, अप्लाइडेड फोर्स आपने थोड़ी सी लगाई, मान लीजिए एक फोर्स लगाई, तो आपकी बॉडी देखना मूव नहीं करेगी, सिर्फ ट्राई करेगी मैं मूव करूं, पर वो मूव नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पा रही होगी, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स लग रही होगी, जो कि क्या होगी, वो भी 1 होगी। तो दोनों एक और बराबर होगी। ऑपोजिट फोर्स किसके कारण लगती है, फ्रिक्शन के कारण लगती है, जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। और ये क्या होगी, आपकी अप्लाइडेड फोर्स होगी। फिर अपने आप फोर्स बढ़ा दोगे, फिर आप बोलोगे मैं 2 फोर्स लगाता हूँ, फिर भी आपकी बॉडी नहीं मूव करेगी। क्यों, जब आपने जैसे ही आपने 2 फोर्स लगाई, यानी कि अप्लाइडेड फोर्स 2 की आपने, फ्रिक्शनल फोर्स भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर आपने और बढ़ाई, आपने मान लीजिए 3 बढ़ाई, 3 कर दी अप्लाइडेड फोर्स, उस टाइम के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। बात को ध्यान से सुनते रहना। फिर ऐसे ही करके आप 4 कर दोगे, और फ्रिक्शनल फोर्स भी कितनी हो जाएगी, 4। और ऐसे करते 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 टाइम बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा, आपने अप्लाइडेड फोर्स लगा दी है 10, जहां आपने अप्लाइडेड फोर्स लगा दी है 20, लेकिन ये जो बॉडी है जिसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो, और जो ग्राउंड है, इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स बन सकती थी, वो कितनी बन सकती थी, 18। इससे ज्यादा ये अप्लाई कर ही नहीं सकती। तो 18 तक तो ये क्या करेगा, इस बॉडी को मूव नहीं करने देगा। आप 18 फोर्स लगाई, इधर अप्लाइडेड फोर्स लगाई, कलर चेंज करता हूँ, आपने 18 फोर्स इस तरफ लगाई, तो 18 फ्रिक्शनल फोर्स भी इस तरफ प्रोड्यूस हो जाएगी, आपकी बॉडी फिर नहीं मूव करेगी। लेकिन 18 से जैसे ही आपने ज्यादा लगाई, तो बॉडी मूव करना क्या कर देगी, शुरू कर देगी इस डायरेक्शन में, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स तो 18 ही लग सकती है, उससे ज्यादा लग ही नहीं सकती, क्योंकि इसके पास कैपेसिटी इतनी है। समझ आ रही है बात की नहीं आ रही है? इसको एक तरीके से और समझाता हूं मैं, जिसको नहीं आई है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी ड्यूटी लगी हुई है, आपके क्लासरूम में मैं खड़ा हूं, अंदर की तरफ, ये बाहर है, ये आउटर साइड है, और ये इनर साइड है। मेरी ड्यूटी लगी हुई है, मुझे सैलरी तभी मिलेगी अगर मैं इस डोर को क्लोज करके रखूं, और अगर आपने इस डोर को खोल दिया तो आपको सारी की सारी मेरी सैलरी मिल जाएगी। ये काम है हमारा। अब होगा क्या, आपने डोर खोलना है, मैं अकेला बंदा भी, मैंने डोर को बंद रखना है, मैं यहाँ पे फोर्स लगा के रखूंगा अपनी। अब क्या होगा, मैं ऐसा थोड़ा ना करूंगा, आप बाहर से फोर्स, एक बंदा फोर्स लगा रहा है, मान लीजिए वो किसी ने कितनी फोर्स लगाता है, 10, और मेरे पास ताकत है 50 लगाने की, और हर स्टूडेंट के पास कितनी है, 10 ताकत लगाने के लिए। तो जैसे ही मुझे पता चलेगा बाहर से एक स्टूडेंट ने फोर्स लगाई है, तो मैं क्या करूंगा, क्या पूरी की पूरी 50 फोर्स लगा दूंगा यहाँ पे, नहीं। मैं देखूंगा बाहर से एक बंदा जो फोर्स लगा रहा है वो कितनी लगा रहा है, 10 लगा रहा है, तो मैं भी अपनी फोर्स 10 लगाऊंगा, इस डोर को खुलने नहीं दूंगा। फिर इतनी देर से एक और स्टूडेंट आ जाता 20, जैसे उसने भी एक और स्टूडेंट आ जाता, उसके पास भी 10 है, तो टोटल फोर्स कितनी हो जाएगी, 20। तो जैसे ही 20 फोर्स हुई, तो मुझे पता चल जाएगा भी 20 फोर्स लग रही है, तो मैं भी क्या करना शुरू कर दूंगा, 20 फोर्स लगाना शुरू कर दूंगा। इसके पीछे लॉजिक है, जो मैं चीज बता रहा हूँ ना, इसके पीछे लॉजिक है, इसलिए ये चीज बता रहा हूँ आपको। अब एक और स्टूडेंट आ गया, तो टोटल फोर्स कितनी होगी, 30। अब मेरे पास 50 है, मैं 30 लगा सकता हूँ, तो मैं फिर 30 लगाना शुरू कर दूंगा। ऐसे ही ये प्रोसेस चलता रहेगा। एक टाइम आएगा 5 स्टूडेंट्स आ जाएंगे, तो कितनी फोर्स लग रही होगी, 50 लग रही होगी, और मैंने भी अपनी फोर्स अब कितना लगाना शुरू कर दूंगा, 50, ताकि डोर ना खुले, क्योंकि मुझे काम मिला हुआ ये। अब जैसे ही 6th स्टूडेंट आता है, तो टोटल फोर्स कितनी लगेगी, उधर से 60 लगेगी, पर मेरे पास कैपेसिटी कितनी है, 50 लगाने की। मैं अपनी पूरी 50 लगा दूंगा, लेकिन बाहर से 60 लग रही है, तो डोर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और आप सारी की सारी मेरी सैलरी ले जाओगे। ये बताने का रीजन क्या है, रीजन ये है, जब भी आप अप्लाइडेड फोर्स अप्लाई करते हो, जब भी क्या करते हो, आप अप्लाइड फोर्स करते हो, तो ऐसा नहीं है कि फ्रिक्शनल फोर्स इसके पास कैपेसिटी है 50 लगाने की, तो एकदम से ये 50 लगा देता है, ऐसा नहीं होता। जितनी आप अप्लाइडेड फोर्स लगाओगे, उतनी ही फ्रिक्शनल फोर्स पैदा होगी। अगर आपने अप्लाइडेड फोर्स 10 लगाई, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी कितनी पैदा होगी, 10। अगर आपने अप्लाइडेड फोर्स 5 लगाई, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी कितनी होगी, 5।
जैसे मैं कर रहा था, बाहर से 2 बच्चे अगर फोर्स लगा रहे थे टोटल 20, तो मुझे भी 20 ही लगाने की जरूरत थी। 50 लगा दूंगा तो दरवाजा टूट जाएगा भाई, बाहर की तरफ खुल जाएगा, ऐसा थोड़ा ना करना था। तो ये लॉ ऑफ नेचर है। लॉ ऑफ नेचर क्या करता है, इसको आगे बढ़ने नहीं देगा, ये चाहता है ये रेस्ट में रहे। जैसे मैंने आपको क्या पढ़ाया था, इनर्शिया पढ़ाया था। तो ये लॉ ऑफ नेचर क्या करता है, जितनी आप इसके ऊपर फोर्स लगाओगे बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में उतनी फोर्स लगती है। अब इसका लॉजिक यहाँ पे ये है, क्या लॉजिक है अभी ये देखो। पहले अप्लाइडेड फोर्स 0 होती तो फ्रिक्शनल फोर्स भी 0 लग रही होगी। जैसे अप्लाइडेड फोर्स आपने इतनी लगाई, मान लीजिए 1 लगाई, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी कितनी लगेगी, 1 लगेगी। इन 2 पॉइंट्स को जोड़ दो। जब आपने अप्लाइडेड फोर्स मान लीजिए 5 लगाई, तो फिर आपकी फ्रिक्शनल फोर्स भी कितनी लगेगी, 5 लगेगी। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जोड़ दो। जब आपने अप्लाइडेड फोर्स 10 लगाई, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी कितनी लगेगी, 10 लगेगी। इन 2 पॉइंट्स को जोड़ दो। सारे इन पॉइंट्स को जोड़ते चलो आपकी ऐसी स्ट्रेट लाइन बनेगी। यानी कि स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में देखो क्या होता है अभी, स्टार्टिंग में ये होता है आपकी जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइडेड फोर्स। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, यहाँ एनोटेशन करे जा रहे हैं दबादब। पहले मुझे बताओ यहाँ तक सभी को क्लियर है कि नहीं है जो मैंने अभी बताया। थोड़ी सी बातें और करता हूँ मैं, फिर पूरा डिटेल में आपको पूछता हूँ। पहले एक बार यहाँ प्राइवेसी तो लगा लूँ। यस सर, ओके। देखो मैं आपको क्या बता रहा था, मैंने आपको बताया कि जो आपकी फ्रिक्शनल फोर्स होती है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल योर अप्लाइडेड फोर्स। यानी कि जैसे जैसे आप अप्लाइडेड फोर्स बढ़ाते जाओगे, आपकी फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज होती जाएगी। दिख रहा है, इंक्रीज होती जा रही है। रेड कलर से बनाता हूँ। मैंने बोला जैसे जैसे आप फ्रिक्शनल फोर्स, सॉरी, जैसे जैसे आप अप्लाइडेड फोर्स लगाते जाओगे, आपकी फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स आपकी बहुत ज्यादा हो जाएगी, बहुत मैक्सिमम पहुंच जाएगी। कौन सी पहुंच जाएगी, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स पहुंच जाएगी। और उस मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। देखिए जब स्टार्टिंग में आप फोर्स लगा रहे थे, आपने 2 लगाई, फ्रिक्शनल फोर्स भी 2 पैदा हुई। आपने 3 अप्लाइडेड फोर्स लगाई, फ्रिक्शनल फोर्स भी 3 हुई। आपने 4 अप्लाइडेड फोर्स लगाई, फ्रिक्शनल फोर्स भी 4 हुई। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब तक है, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइडेड फोर्स के, जब तक ये बॉडी मूव नहीं कर रही है। कैसी है, ये स्टेशनरी है। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी कब तक होता है, जब तक आपकी बॉडी स्टेशनरी रहती है। यानी कि यहां से लेके यहां तक जो आपकी फोर्स होगी, जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी, दैट फ्रिक्शनल फोर्स विल बी स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। क्या बोला मैंने, वापस बोलता हूं। यहां से लेके यहां तक जो आपकी फ्रिक्शनल फोर्स होगी, यहां से लेके यहां तक जो आपकी फ्रिक्शनल फोर्स होगी, दैट विल बी स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको मैं एफ एस के साथ लिखूंगा। एक टाइम ऐसा होता है आपकी जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो मैक्सिमम पहुंच जाती है, तो ये यहाँ पे पहुंच जाती है मैक्सिमम। तो इसको लिखता हूं मैं एफ एल के साथ। और इसी फ्रिक्शनल को फोर्स को बोलते हैं हम लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सी, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहां से लेके यहां तक जो वैल्यू होगी, दैट विल बी एफ एल, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शनल। और लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से बाद अगर आपने ज्यादा, मान लीजिए ये जो बॉडी थी, मतलब कि जैसे मैंने एग्जांपल दी आपको डोर वाली, तो उस डोर के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स थी, जैसे जैसे पहले पहले क्या हो रहा था, आप 10 लगी तो मुझे भी 10 लगानी पड़ी, 20 लगी मुझे भी 20 लगानी पड़ी। लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स पूछेंगे तो कितनी थी, 50 थी। मैं इतनी ही फोर्स लगा सकता था आपके अगेंस्ट। अगर इससे 0.5 भी ज्यादा आपने लगा दी तो डोर क्या हो जाता, ओपन हो जाता। अगर आपने 1 फोर्स भी ज्यादा लगा देते 50 से, तब भी डोर ओपन हो जाता। तो ये कौन सी फोर्स है, मैक्सिमम फोर्स है, जिसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। मेरे पास वहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितनी थी, 50 थी। ठीक है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, जो मैक्सिमम फोर्स होती है जो एक बॉडी अप्लाइडेड फोर्स के अगेंस्ट लगा सकती है, जो कि हमें यहाँ पे मिलती है। उसके बाद अगर इससे ज्यादा अगर आपने अप्लाइडेड फोर्स लगा दी, तो आपकी फ्रिक्शनल फोर्स वापस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कम होने के बाद उसके बाद क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है।
फिर आप जितनी मर्जी अप्लाइड फोर्स लगाते रहो, आपकी फ्रिक्शनल फोर्स क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, इतनी ही रहेगी। यहाँ पे मैं वापस ग्राफ को समझा रहा हूँ, देखो क्या स्टार्टिंग में क्या होता है, आपने अप्लाइड फोर्स 0 लगाई तो फ्रिक्शनल फोर्स भी 0 होगी। जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाओगे, फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, एक टाइम आएगा मैक्सिमम पहुंच जाएगी, जिसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। यहां से लेके यहां तक जो फ्रिक्शनल फोर्स थी वो दैट वाज स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, और यहाँ तक जो यहाँ पे जो मैक्सिमम मिली वो होती है आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। और जैसे ही आप अप्लाइड फोर्स को बढ़ा देते हो तो ये क्या हो जाती है, कम होने लगती है फ्रिक्शनल फोर्स, और उसके बाद ये क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। नहीं समझ आ रहा, कर ले। देखो अभी तक मैंने क्या क्या बता दिया आपको। एफएल क्या है, आपका मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है, यहाँ पे क्या होता है आपका मैक्सिमम फ्रिक्शन। दूसरी बात मैंने आपको बताई है, ये जो फ्रिक्शन होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से क्या होता है, बड़ा होता है, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन से बड़ा होता है। दो बातें मैंने आपको बताई। तो ग्राफ में मैंने आपको ये सिखाया, यहां से लेके यहां तक आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन आ जाता है जिसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। इससे ज्यादा अगर आपने अप्लाइड फोर्स लगा दी तो बॉडी आपकी मूव करना शुरू कर देगी, इसलिए इसको फ्रिक्शन को यहाँ पे जो आपको फ्रिक्शन देखने को मिलता है, दिस फ्रिक्शन इज ऑलवेज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन। कैसा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनामिक फ्रिक्शन। और ये डायनामिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। उसके बाद आप जितनी मर्जी अप्लाइड फोर्स लगा दो, आपका जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। बॉडी बस है कोई, बस जब चलना शुरू होती है ना, पहले वो इंजन बहुत जोर लगाता है, बहुत ज्यादा जोर लगाता है। फिर उसके बाद गाड़ी जब चलना शुरू हो जाती है, जब तक नहीं चल रही होती तब तक उसके अंदर फ्रिक्शन लग रहा होता है, धीरे 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 फ्रिक्शन इंक्रीज हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, जब मैक्सिमम पहुंच जाता है, जो मैक्सिमम पहुंच जाता है उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। और उस लिमिटिंग फ्रिक्शन को जैसे ही क्रॉस कर देता है फिर फ्रिक्शन कम हो जाता है, उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है। फिर बस एक स्पीड से चलती रहती है, उसके ऊपर कंटिन्यूसली फ्रिक्शन लगे जा रहा होता है टायर्स के बीच में और ग्राउंड के बीच में। तो यहाँ ओ से लेके ए तक को हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, और जो ए पॉइंट है उसको बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन, और बी से लेके सी तक जो पॉइंट है उसको हम बोलेंगे डायनामिक या काइनेटिक फ्रिक्शन। ये सारी बातें थी यहाँ पे। सर जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो।